पढ़ाई बहुत कर चुके, चलो अब कुछ खेलें। हाँ, ये सही रहेगा। चलो अंताक्षरी खेलें। गीतों की अंताक्षरी? मैं शुरू करती हूँ। नहीं, गीतों की नहीं, जानवरों की अंताक्षरी खेलते हैं। हाँ हाँ, ये भी सही रहेगा। चलो मैं शुरू करती हूँ। नहीं, मैं शुरू करूंगा। अच्छा ठीक है। मैं माँ से बोलता हूँ। मेढक। का कबूतर। र से रीछ। छिपकली। लंगूर। रेशम का कीड़ा। नहीं, ये नहीं होता। अरे नहीं सही है, चलो आगे बोलो। ऐसे तो फिर अमरूद का भी कीड़ा हो सकता है। हाँ, और भिंडी का भी कीड़ा। क्यों, कीड़ों का भी तो कोई संसार होता है। वो लोग भी तो जानवर हैं। ये कोई बात नहीं हुई। ये नहीं चलेगा। नहीं क्यों नहीं चलेगा। चलेगा? जाओ, नहीं, नहीं नहीं, खेलेंगे। जाओ, हम भी नहीं नहीं, ये खेलेंगे। कुछ नहीं होता। नहीं ऐसा नहीं। क्या बात है बच्चों, आप लोग इतना क्यों डर झगड़ रहे हैं? क्या बात भैया हो जी, गई? क्या कीड़े भी जानवर होते हैं? हाँ, कीड़े भी जानवर होते हैं। क्या कीड़ों का भी कोई संसार होता है? हाँ, कीड़ों की भी अपनी दुनिया होती है। भैया जी, आप हमें कीड़ों के बारे में बताइए। भैया जी, आप सिर्फ कीड़ों के ही नहीं, हमें सभी जानवरों के बारे में बताइए। तो बच्चों, जानवरों को हम दो समूहों में बांटते हैं, कशेरुकी और अकशेरुकी। कशेरुकी जंतु वे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और अकशेरुकी जंतु वे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। अब हम अकशेरुकी जंतुओं के बारे में जानते हैं। ये चित्र आपको किसका दिखाई पड़ रहा है? अमीबा। अमीबा का। अमीबा। आपको मैं बताता हूं, अमीबा एक ऐसा जंतु है जो कि एक कोशिकीय होता है, और साथ ही साथ ये दुनिया का सबसे सरलतम जीव होता है जो कि पानी में पाया जाता है। ये बता सकते हो बच्चों? हाँ, ये पैरामीशियम है। क्या तुम इसका समूह बता सकते हो? शिवम, भैया जी मुझे पता है, बताइए। शेफाली? प्रोटोजोआ। बिल्कुल सही। पैरामीशियम भी प्रोटोजोआ में आता है, और इसको हम ये एक कोशिकी तो बच्चों नहीं होता, ये बहुकोशिकीय होता है, लेकिन इसे भी हम प्रोटोजोआ में रखते हैं। क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि ये कौन है? हाँ, ये साइकन है। साइकान। बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए, इसके आसपास आपको इसके शरीर में कुछ छेद दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ भैया जी। तो बच्चों, जिन जंतुओं का शरीर छेद युक्त होता है, यानी कि जिनमें छेद पाए जाते हैं, ऐसे जंतु समुद्र में चट्टानों से चिपके हुए पाए जाते हैं, और इनको हम पोरीफेरा समूह में रखते हैं। ठीक है? ठीक भैया। और इसी तरह देखिए बच्चों, ये आप लोग तो जानते ही होंगे, ये आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? जेलीफिश। जेलीफिश। तो आप बता सकते हैं इसे किस समूह में रखते हैं? नहीं भैया जी। आपको मैं बताऊंगा। जेलीफिश को हम सीलेंट्रेटा समूह में रखते हैं। जेलीफिश, जैसे कि आप देखते हैं, जेलीफिश के साथ ही साथ एक और जंतु है। बताओ बच्चों, ये क्या है? हाइड्रा। इसमें आपको कुछ खास दिखाई पड़ रहा है बच्चों? हाँ भैया जी। क्या खास इसमें है? ये कांटे जैसे क्या लगे हैं भैया जी? बिल्कुल, इसको भी हम सीलेंट्रेटा समूह में रखते हैं। जो जंतु सीलेंट्रेटा समूह में आते हैं उनमें कांटे पाए जाते हैं। कांटे कहें या कह सकते हैं कि उनमें दंश होते हैं, जैसे कि इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है, और साथ ही साथ इनमें एक केंद्रीय देह गुहा भी पाई जाती है। अच्छा, इसको आप बताइए कि ये आखिर क्या है? टेपवर्म। टेपवर्म का कोई हिंदी में नाम जानता है? नहीं भैया जी। बच्चों, टेपवर्म को हम हिंदी में फीताकृमि भी बोलते हैं। और क्या बता सकते हो कि इसे फीताकृमि क्यों कहा जाता है? जी भैया जी, हाँ, बताएं शेफाली। क्योंकि ये बहुत पतला सा होता है और बहुत लंबा भी, फीते जैसा। बिल्कुल, और साथ ही इसमें पट्टियां पाई जाती हैं, फीते जैसी पट्टियां, जो कि आप लोग इसके शरीर में देख रहे हैं, इसीलिए इसको फीताकृमि बोलते हैं। और इसको हम रखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज समूह में। एक और समूह है, इस जंतु को देखकर तो आप जान ही गए होंगे। बताएं ये क्या है? एस्केरिस। एस्केरिस, बिल्कुल सही। और ये बच्चों, आप बता सकते हैं कि एस्केरिस की खास बात क्या होती है? क्या आप जानते हैं? नहीं भैया। एस्केरिस एक परजीवी होता है, और परजीवी उन्हें कहते हैं जो कि अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं पर निर्भर करते हैं, और इनको हम नीमेटोडा समूह में रखते हैं। ये तो भैया आप जी, मैं बताऊं? शुभी, तुम बताओ। भैया जी, एक केचुआ है। बिल्कुल सही। क्या कोई बता सकता है कि केचुए
इसके शरीर की खास बात क्या होती है? जी भैया जी। बताओ शेफाली। बहुत चिपचिपा होता है और जमीन के अंदर रहता है। बिल्कुल सही, वो जमीन के अंदर रहता है। और ऐसे जंतु जो कि जमीन के अंदर रहते हैं, और खास तौर से अगर हम केचुआ देखें तो इनका शरीर कई खंडों में बटा रहता है, और इनके समूह को हम एनिलिडा के नाम से जानते हैं। यानी कि वो जंतु जो एनिलिडा में आते हैं उनका उदाहरण है केचुआ। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये बताइए, बिल्कुल ये तो आप लोगों ने अपने आसपास बहुत देखा होगा। हाँ भैया जी। भैया। अच्छा शिवम, आप बताइए ये क्या है? ये घोंघा है। क्या आप ये बता सकते हैं कि जो घोंघा है ये एक जंतु है या इसके अंदर भी कोई जंतु रहता है? इसके अंदर भी रहता है। बिल्कुल, घोंघा जो है ये एक कवच है। इसका जो आप बाहरी हिस्सा देख रहे हैं बच्चों, ये एक कठोर कवच होता है, और इसके अंदर जो जंतु रहता है वो वास्तव में घोंघा होता है। और ऐसे जंतुओं को हम जिस समूह में रखते हैं उसका नाम है मोलस्का। क्या नाम है बताइए? मोलस्का, बिल्कुल सही। और साथ ही साथ इसका समूह आपको बताना है। पहले ये है क्या ये बताइए? सीपी। सीपी। और इसका समूह क्या होगा? मोलस्का। बिल्कुल सही। शिवम, आपने कैसे पहचाना ये बताइए? क्योंकि ये आपने इसके पहले भी बताया था घोंघा। हाँ, और शिवम ने जिस तरह से पहचाना मैं बताऊं आप लोगों को, क्योंकि घोंगे के ऊपर भी कवच था और सीपी के ऊपर भी कवच है। तो देखा आपने कि अगर हम किसी समूह के एक जंतु के बारे में जान लें तो दूसरे के बारे में जानना भी आसान हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से घोंघा और सीपी, इन दोनों को हम मोलस्का समूह में रखते हैं। ठीक, ये तो बिल्कुल आप लोगों को बताना ही पड़ेगा। ये तो केकड़ा है। हाँ, ये तो केकड़ा है। आपने देखा शुभी, क्या है ये? केकड़ा। केकड़े को हम किस समूह में रख सकते हैं? नहीं याद आया। चलिए मैं बताता हूँ। भैया जी मैं बताऊं? हाँ बताओ। आर्थ्रोपोडा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम केकड़े को आर्थ्रोपोडा समूह में रखते हैं। और ऐसे जंतु जिनको आर्थ्रोपोडा समूह में रखते हैं उनकी खास बात जानते हैं? नहीं भैया जी। मैं बताता हूं उनकी खास बात क्या है। ऐसे जंतु जिनमें 6 टांगे पाई जाती हैं, और साथ ही साथ इनमें कुछ ऐसे शरीर के भाग होते हैं जो कि जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि संधि युक्त उपांग उन्हें कहा जाता है। और ऐसे जंतुओं को हम आर्थ्रोपोडा के नाम से जानते हैं, या उन्हें आर्थ्रोपोडा के समूह में हम रखते हैं। और एक और खास बात आर्थ्रोपोडा के बारे में वो ये है कि आर्थ्रोपोडा एक ऐसा समूह है जिसके जंतु बहुत ज्यादा संख्या में आपके आसपास पाए जाते हैं। कोई दूसरा उदाहरण आप सोच सकते हैं आर्थ्रोपोडा का? बताइए। नहीं भैया जी। नहीं भैया जी। मक्खी तो आप सबने देखी ही होगी। जी भैया जी। बिल्कुल, मक्खी को भी हम आर्थ्रोपोडा के समूह में रखते हैं। और अब ये बताइए, क्या आपको दिख रहा है? ये तारा तारा मछली है। इसकी खास बात बताइए, आप बताइए दिव्या। अरे इसके तो 5 टांगे हैं क्या? बिल्कुल सही। और कोई दूसरी खास बात? हाँ, ये तो और ये तो तारे जैसी है। तारे जैसी है, इसीलिए इसका नाम है तारा मछली, और ये समुद्र में पाई जाती है। ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों, इसके जो शरीर है, इसके 5 भाग के साथ ही साथ इसके शरीर में कांटे भी पाए जाते हैं, जो कि इसकी खास बात है। तो देखा, इस तरह आपने हमारे जो 9 समूह हैं उनके बारे में जाना। और ये सभी आप बताइए किस खास समूह में आते हैं? कशेरुकी या अकशेरुकी? बताइए। सभी अकशेरुकी समूह में आते हैं। बिल्कुल सही, दिव्या ने बिल्कुल सही बताया। आप बताइए शिवम, क्यों इन्हें आकशेरुकी समूह में इन्हें क्यों आकशेरुकी समूह में रखते हैं? क्योंकि इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। बिल्कुल सही। तो अब आप मुझे ये बताइए कि फिर कशेरुकी समूह के जंतुओं को आपने कहीं अपने आसपास देखा है? जी भैया जी। जैसे? कुत्ता, बिल्ली, हाथी। गाय। बिल्कुल सही, शेफाली और शिवम ने बिल्कुल सही बताया। हमारे आसपास ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें हम कशेरुकी समूह में रखते हैं। क्या बच्चों आप सभी जानते हैं कि इस संसार में इस तरह के जंतुओं की लगभग 18 लाख प्रजातियां हैं। भैया जी, ये इतने ज्यादा है तो इनको याद रखना कितना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, ये सवाल आपने बहुत अच्छा उठाया शुभी। बच्चों बिल्कुल सही बात है कि अगर 18 लाख जंतु हैं और उनकी जातियां हैं तो उनका नाम याद रखना और उनके लक्षणों को याद रखना तो बहुत मुश्किल होता होगा। हाँ, लेकिन हम ऐसा कर पाते हैं, और उसके लिए एक विधि है वर्गीकरण की। वर्गीकरण?
ये क्या होता है भैया जी भैया ये क्या होता है? बिल्कुल, वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा। बच्चों, जैसे आप इस चीज को ऐसे समझिए कि जब जंतुओं को उनके लक्षणों के आधार पर हम किसी खास समूह में रखते हैं तो इस विधि को हम वर्गीकरण कहते हैं। यानी कि ऐसे जंतु जिनके लक्षण समान हैं उनको हम एक जंतु में रखते हैं, और ऐसे जंतु जिनके लक्षण आपस में मिलते हैं उनको हम दूसरे समूह में रखते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा बच्चों आप जानते हैं क्या होता है? वो ये है कि अगर आप किसी एक समूह के लक्षणों का अध्ययन कर लेते हैं तो आप उस समूह के दूसरे जंतुओं के बारे में भी अपने आप ही जान जाते हैं। अच्छा भैया जी, इसका ये मतलब है कि हम एक समूह के किसी भी जंतु के बारे में जानकर उन समूह के सारे जंतुओं के बारे में जान जाएंगे। बिल्कुल शेफाली, तुमने एकदम सही कहा। और इसका उदाहरण हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि पक्षी वर्ग में तो बहुत सारे पक्षी आते हैं, लेकिन अगर हम पक्षी वर्ग के लक्षणों को पढ़ लें तो उस समूह के सारे लक्षण, उनका आवास, उनका स्वभाव, वो किस तरह का खाना खाते हैं, उनका शरीर कैसा है, इन सभी लक्षणों के बारे में जान जाते हैं। और ये सभी लक्षण सभी पक्षियों के लिए एक ही होते हैं। अच्छा भैया। तो ये बात आपको समझ में आई? जी भैया जी। इस तरीके से हम अपने आसपास के जंतुओं को समूह में बांटते हैं और साथ ही साथ इनको बड़ी ही आसानी से हम याद भी रख सकते हैं। लेकिन बच्चों, आप इतनी आसानी से बच नहीं सकते। मैंने आपको इतनी देर सब बताया है ना? अब मुझे आपसे कुछ सवालों को पूछना है जिससे कि मैं जानूं कि आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा। जी भैया जी। तो सबसे पहले शिवम, आप ये बताइए, अमीबा को हम किस समूह में रखते हैं? प्रोटोजोआ। बिल्कुल सही, यानी अभी तक आपको याद है। भैया जी। और अच्छा, आप ये बताइए दिव्या कि जो कॉकरोच है उसे हम किस समूह में रखते हैं? आर्थ्रोपोडा। बिल्कुल सही। अच्छा, आप बताइए शुभी कि हम केचुए को किस समूह में रखते हैं? भैया जी मुझे याद नहीं। तुम्हारा ध्यान अंताक्षरी में था। केचुए को हम शुभी एनिलिडा समूह में रखते हैं, यानी कि ऐसे जंतु जो कि केचुए की तरह दिखते हैं उन्हें हम एनिलिडा समूह में रखते हैं। और अब बारी है किसकी? शेफाली की, कि अगर हम मोलस्का समूह में किस किस जंतुओं को रखा जा सकता है? भैया जी, सीप और घोंगा को। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों ने ये सीखा। लेकिन एक बात ये बताइए बच्चों कि जो जानकारी अभी आपको हुई है, इस जानकारी से आपको एक सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा? भैया जी मैं बताऊं? बताइए। कि हम लोग अगली बार से कभी भी अंताक्षरी खेलते समय झगड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सही। और आप सभी को ये प्रॉमिस करना होगा कि आप अगली बार से जब अंताक्षरी खेलेंगे, और वो भी जानवरों के नाम की, तो आप आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। जी भैया। ठीक है? जी जी भैया जी।